हेलो बच्चों, तो हम यूनिट 5th फिजियोलॉजी, यूनिट का नाम है ब्लड। फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं, ब्लड फंक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इरिथ्रोपोइसिस जिसमें हमने समझा था फंक्शन ऑफ आरबीसी लाइफ साइकिल या आरबीसी लाइफ स्पैन, इतना हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज डब्ल्यूबीसी से शुरू करते हैं। ये ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है। तो ये हमारी यूनिट है, यूनिट 5th ब्लड। ब्लड में हमने आरबीसी समझ लिया है, प्लाज्मा समझ लिया है लास्ट क्लास में। अब आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की और उसके बाद देखेंगे प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट इज अ कलरलेस न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ल्यूकोसाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो डब्ल्यूबीसी या हमारा ल्यूकोसाइट है ये कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ ये जो ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ? रक्षा तंत्र, शरीर की, बॉडी की रक्षा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Depending upon the presence or absence of granules in the cytoplasm, the leukocytes are classified into 2 types namely। अब WBC के भी क्लासिफिकेशन है। WBC अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम WBC में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है या नहीं है, ग्रेन्यूल एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसके हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो ल्यूकोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उनको हम बोलेंगे अग्रेन्यूलोसाइट। द ग्रेन्यूलोसाइट आर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। जितने भी फिल हैं, PHIL फिल, ये ग्रेन्यूलोसाइट हैं। ग्रेन्यूलोसाइट क्या हो गए? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो WBC को डायग्राम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रेन्यूलोसाइट, जिनमें तीनों फिल हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और ग्रेन्यूलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो टोटल 5 टाइप की WBC होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ, उसमें भी पूछा जाता है। फंक्शन देख लेते हैं WBC के क्या क्या है। तो WBC ये फंक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन समझ लीजिए फंक्शन का। WBC also known as leukocyte play a crucial role in immune system's defense against foreign substance and pathogens. Here are some important function of white blood cells। तो ल्यूकोसाइट का काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी फॉरेन सब्सटेंस है, बाहर से कुछ आ रहा है, पैथोजेंस आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स। वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड अटैकिंग फॉरेन इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट। जितनी भी हमारी WBC होती हैं, इनका काम क्या है? जो भी इन्वेडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर अटैक करना। अब इन्वेडर मतलब क्या होता है? इन्वेडर मतलब होता है घुसपैठ करने वाले लोग। इन्वेजन मतलब होता है घुसपैठ। इन्वेडर जो भी घुसपैठ कर रहा है वो। अब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के पैथोजन मतलब जो कि डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट। आप देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अलग अलग टाइप की डिसीज़ कॉज करते हैं। ये हमारे बॉडी में आएंगे, एंट्री करेंगे, ग्रो करेंगे, सिम्टम्स क्रिएट करेंगे, डिसीज़ कॉज करेंगे। WBC इन इन्वेडर्स को आइडेंटिफाई करती है और उन पर अटैक करती है। अब आइडेंटिफाई करना और अटैक करना इसीलिए क्योंकि अलग अलग टाइप के पैथोजन होते हैं और उसके लिए अलग अलग टाइप के ल्यूकोसाइट्स एक्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो उनके पास सिक्योरिटी के लिए, उस कंट्री की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं। मेनली एयरफोर्स है, नेवी है, लैंड फोर्स है जिसको हम थल सेना बोलते हैं, जल सेना और वायुसेना। तो ये अलग अलग टाइप के थ्रेट से या अलग अलग टाइप के इन्वेडर्स से लड़ने के लिए होती है। जो हमारी नेवी होती है, जो समुद्री सीमा हमारी होती है, वहाँ पर हमको सिक्योरिटी देती है, हमारे देश में कोई घुस ना जाए। एयरफोर्स एयर में, पूरी हवा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हमारी जो भी
एयर फील्ड है उसमें कोई एंट्री ना कर जाए, और लैंड फोर्स है जो हमारी थल सेना होती है जिसमें हमारी बीएसएफ है, आर्मी है, ये बॉर्डर पे सिक्योरिटी करते हैं कि कोई ज़मीन से हमारे यहाँ पे ना घुस जाए। तो अलग अलग टाइप के इन्वेडर के लिए अलग अलग टाइप की फोर्स होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइप के हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो उनके हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करेंगे और एक्ट करेंगे, उनको अटैक करेंगे और किल करेंगे। दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग दीज पैथोजेंस एंड ट्रिगरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू न्यूट्रलाइजिंग और एलिमिनेट देम। ठीक वैसे ही आर्मी जैसा काम है, रिकॉग्नाइज करते हैं इन पैथोजेंस को, जो भी इन्वेडर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और जो भी पैथोजेंस आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। अब एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, सेकेंड फंक्शन जो होता है डब्ल्यूबीसी का, फैगोसाइटोसिस। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये एक गेम होता था पहले। मैं जब छोटा था, मैं स्कूल में था, तो वीडियो गेम खेलते थे हम लोग। 1-1, 2-2 रुपये ये जो वीडियो गेम पार्लर होते थे एक्चुअली, तो वहाँ पे 1-2 रुपये में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे हमको गेम खेलने को मिलता था। अलग अलग टाइप के गेम होते थे, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, और ये वाला जो गेम है इसको बोलते हैं पैकमैन। इसमें आप देखिए एक येलो कलर का कुछ आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, नीचे 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक बीच में दिख रहा है, ये हमारा प्लेयर होता था। और जितनी भी बिंदी बिंदी से आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये इनको खाते जाता था। ये होता है फैगोसाइटोसिस। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको समझ लीजिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है जो कि डिसीज़ कॉज करेंगे। और ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इनको खाता जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जो भी इन्वेडर्स हैं या जो भी पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी या डिसीज़ कॉज करेंगे हमारे शरीर को, हमारी डब्ल्यूबीसी या हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल सच एज ए न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स होते हैं, यानी कि ये खा जाते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो गई, फैगोसाइट्स उनको खाने वाले हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइट्स होते हैं। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको खा जाएंगे। दे एनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजेंस, डेब्रिस एंड डेड सेल्स, हेल्पिंग टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। एनगल्फ करना मतलब खा जाना, डाइजेस्ट करना मतलब उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। किन किन चीज़ों को, पैथोजेंस को। डेब्रिस मतलब जो सेल्स, डेड सेल्स हैं या उनकी बॉडी है, पैथोजेंस की जो बॉडी है उनको खा जाएंगे। ये करके ये क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। शरीर से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में है उनको रिमूव करने का काम करते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, लिम्फोसाइट्स अ टाइप ऑफ ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। एक डिसीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या छोटी माता, बड़ी माता, ऐसा अलग अलग एरिया में उसके अलग अलग नाम होते हैं। जनरली चिकन पॉक्स के नाम से आप हर कोई जानते होंगे। चिकन पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है पर चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि अगर अपन पोलियो की बात करें, आपने पोलियो का वैक्सीन लिया, अब आपको पोलियो नहीं होगा, तो ऐसा कोई इसका वैक्सीन नहीं है चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स हर किसी को होता ही है और आप देखेंगे कि ये एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में दोबारा हो सकता है या हो जाता है, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो ये एक बार ही होता है और दोबारा नहीं होता है। ऐसा क्यों, जबकि हमने कुछ उसका ट्रीटमेंट भी नहीं लिया। होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है या एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी मतलब ये होता है जैसे हम जो भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन मतलब जो कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनकी क्वालिटी होती है पैथोजेनिसिटी यानी डिसीज़ कॉजिंग एबिलिटी। तो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है उनको हम बोलते हैं पैथोजन। इन पैथोजन को ही हम एंटीजन भी बोलते हैं। ये एंटीजन क्या करते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। अब जो चिकन पॉक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि आपको एंटीबॉडी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटीजन, चिकन पॉक्स का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आया,
जिसको हम एंटीजन बोलेंगे, हमारे शरीर में आया, हमारा शरीर, ये हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर चिकन पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करेगी, बना लेगी स्पेसिफिक, कि ये चिकन पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसी के लिए हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना ली। अब ये जो एंटीबॉडी बनाना और एंटीबॉडी का काम करना, इसके प्रोसेस में लगभग 5-7 दिन लग जाते हैं। इसलिए अगर मान लो किसी को इन्फेक्शन होता है तो शुरू में 1-2 दिन में उसको हल्के हल्के रेड स्पॉट्स पड़ते हैं, मैक्यूल पैप्यूल जिनको हम बोलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर 5th-6th डे से वो कम होना शुरू हो जाते हैं और 9th डे तक, लगभग 9th-10th डे तक ये चले जाते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन हुआ शरीर में, तो इस इन्फेक्शन की वजह से हमारा शरीर, हमारा जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी बना लेगा उस चिकन पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। अब वो एंटीजन तो चला गया है, लेकिन वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी रहेगी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है, या नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी बनी है। तो अब ये एंटीबॉडी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए चिकन पॉक्स का वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी हमारे शरीर में आता है तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये काम होता है। लिम्फोसाइट, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस। Antibody are protein that can recognize and bind the specific pathogen, making them for destruction by other immune cell। तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, जो स्पेसिफिक एंटीजन होती हैं उनसे बाइंड हो जाती है और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। सेम जो चिकन पॉक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक यही प्रोसेस हुई थी कोविड-19 में। कोविड-19 में जिनको काफ़ी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में मैक्सिमम लोगों में इम्यूनिटी आ जाना, यही होता है इम्यूनिटी आना, कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई है। अब वो एंटीजन आके आपको डिसीज़ नहीं कर पाएगा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो कोरोना के केसेस में भी यही हुआ। काफ़ी लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम्स ही नहीं आए हमारे, क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी है उसने उस कोविड-19 के वायरस को मार के बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट कर ली, तो उनको उस डिसीज़ का कुछ असर ही नहीं हुआ। नेक्स्ट होता है सेलुलर डिफेंस। नेचुरल किलर, NK इसको हम बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल आर वाइट सेल्स दैट प्ले अ रोल इन इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, ये भी अपने इम्यूनिटी जो चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी उसमें है। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलती है, जन्म के साथ ही हमको इम्यूनिटी मिल रही है। जैसे अगर हमने अभी चिकन पॉक्स के बारे में बात की, तो ऐसा नहीं कि बाय बर्थ हम चिकन पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्यून रहते हैं कि हमको होगा ही नहीं। वो हमने बर्थ लिया, बर्थ के बाद हमको इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी बन गई। तो ये हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी हमको मिली है। उसमें भी एक्टिव, पैसिव, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो इम्यूनिटी हमको जन्म के साथ ही मिलती है, बर्थ के साथ मिलती है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं आर वाइट ब्लड सेल दैट प्ले अ रोल इन इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये नेचुरल किलर सेल इन्नेट इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स एंड अबनॉर्मल सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल। जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है या डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको किल करने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन रेगुलेशन। इन्फ्लामेशन, जैसे कहीं हमको इन्फेक्शन होता है, कुछ नहीं, जैसे मान लो कभी आपको कांटा चुभ जाता है और वो कांटा आपने निकाला, वो छोटा सा अंदर ही टूट गया। अब वो तो एक फॉरेन इन्वेडर हो गया, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो शरीर में चले गए, तो वहाँ पर आपको सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये भी हमारी इम्यूनिटी ही करती है। वाइट ब्लड सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। वाइट ब्लड सेल्स ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करती हैं या रिस्पॉन्स देती हैं। They release chemical signal and molecule that attract the other immune cells to the site of infection or injury, promoting inflammation as a protective mechanism। अब जैसे कभी आपने देखा हो कि कहीं कोई एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, मतलब वहाँ पे जो पुलिस होती है उनको लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कोई क्राइम ना हो, कुछ हो तो वहाँ पर पहुँच जाए जल्दी से। अगर मान लो कुछ अब कोई अप्रिय घटना होती है, तो जैसे हर एरिया में अलग अलग थाने होते हैं,
पुलिस स्टेशन होते हैं। तो पुलिस स्टेशन में लिमिटेड लोगों का स्टाफ होता है। अगर कोई बड़ी घटना हुई और वो एक थाने के स्टाफ से मेंटेन नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं, आसपास के जो भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वो जो भी आसपास के पुलिस स्टेशन है वो एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ भेज देते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक वही काम यहाँ पे हो रहा है। दे रिलीज केमिकल सिग्नल एंड मॉलिक्यूल दैट attract other immune cells to the site of infection or injury, promoting inflammation as a protective mechanism। कोई भी साइट है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुई है, तो उस एरिया में जितने भी WBC थी वो तो पहुँचेंगी, और साथ ही साथ क्या करेंगी, आसपास के एरिया से WBC को भी अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देंगे, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट है इम्यून मेमोरी। Some white blood cells, particularly memory B cells and memory T cells, remember a specific pathogen they have encountered before। इम्यून मेमोरी मतलब याददाश्त। हमारी इम्यूनिटी की भी मेमोरी होती है कि भाई वो एक इन्फेक्शन हुआ था, कौन सा, चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का जो भी इन्फेक्शन है आप जनरली देखेंगे कि अर्ली एज में ही हो जाता है, मतलब 20 साल 15 साल के पहले ही हो जाता है। 15-20 साल की जो एज है उसके पहले ये लगभग लोगों को हो चुका होता है। अब वो इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी ओल्ड एज तक बनी रहती है, आपको ओल्ड एज तक में भी फिर चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो ये होता है इम्यून मेमोरी। कुछ पर्टिकुलरली मेमोरी बी और मेमोरी टी टाइप की सेल होती हैं, ये स्पेसिफिक पैथोजन, उस चिकन पॉक्स के पैथोजन को उन्होंने याद रखा हुआ है कि ये 40 साल 45 साल पहले आया था शरीर में। तो अब वो दोबारा भी आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती है, या आता भी है तो उसको किल कर दिया जाता है। ये इसको हम बोलते हैं इम्यून मेमोरी। अब ये इम्यून मेमोरी आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, मतलब अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे देखें कि कभी आपको चोट लगती है तो ये जंग वाला जो लोहा रहता है उससे, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे, ये पैसिव इम्यूनिटी है ना। ये जो आपको चिकन पॉक्स से हुआ था ये एक्टिव इम्यूनिटी, शरीर ने खुद इम्यूनिटी जनरेट की थी। पैसिव इम्यूनिटी यानी हम रेडीमेड एंटीबॉडी ले लेते हैं। अब जो टिटनेस का वैक्सीन आप लेते हैं ये रेडीमेड एंटीबॉडी रहती हैं, इनकी एज कम होती है। आपको आज चोट लगी है, आपने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, अगले साल फिर चोट लगेगी, आपको फिर लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वही एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी रहेगी। तो ये इम्यून मेमोरी जो होती है ये एक्टिव इम्यूनिटी में ही काम करती है। अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, आपके शरीर ने ही एंटीबॉडी बनाई है, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग बनी रहती हैं। इसको हम बोलते हैं इम्यून मेमोरी। दिस मेमोरी अलाउ फॉर अ फास्टर एंड मोर इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अपॉन री एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। अब ये मेमोरी का जो इम्यून मेमोरी है ये क्या कर रही है, फास्टर एंड मोर इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, बहुत फास्ट और इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देती है अपॉन किसके लिए, री एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन, वही पैथोजन अगर दोबारा आता है तो उनके लिए। ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। तो अगर हम जनरली बात करें तो WBC इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के लिए से और डिसीज से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये साथ मिलकर काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर एंड प्रमोट हीलिंग। तो जितनी भी WBC अलग अलग टाइप की होती हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, तो ये सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिल के सामंजस्य के साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी को जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इन्वेडर होते हैं, उनसे बचाते हैं और साथ ही साथ हीलिंग यानी जो ठीक होने की प्रक्रिया है उसको प्रमोट करते हैं। तो RBC, प्लाज्मा, WBC हो गई है। अब क्या बचा है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज़, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। डायमीटर इनका साइज़ 2.5 माइक्रोन या 2 से 4 माइक्रोन हो सकता है, और वॉल्यूम यानी कि अमाउंट कितना होता है 7.5 क्यूबिक माइक्रोन या 7 से 8 क्यूबिक माइक्रोन तक ये होते हैं। नॉर्मली द प्लेटलेट्स आर स्फेरिकल एंड रॉड शेप्ड एंड बिकम ओवल और डिस्क शेप्ड व्हेन इनएक्टिवेटेड हैं। जब इनएक्टिवेटेड होते हैं तो ये स्फेरिकल, रॉड या ओवल या डिस्क शेप के होते हैं, मतलब कोई एक फिक्स इनका शेप नहीं होता है।
समटाइम्स द प्लेटलेट आर डम्बेल, कॉमा, सिगार और एनी अदर अनयूजुअल शेप, मतलब किसी भी अजीब से शेप के हो सकते हैं। डम्बेल जो एक्सरसाइज करते हैं अपन, डम्बल होता है, उसके शेप या साइज़ के हो जाते हैं। कॉमा, सिगार तो किसी भी अजीब से शेप के हो जाते हैं। तो आरबीसी के साथ आपको प्लेटलेट्स दिख रही है, अजीब से कुछ भी शेप की होती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स के क्या क्या काम होते हैं। नॉर्मली द प्लेटलेट्स आर इनएक्टिव एंड एग्जीक्यूट देयर एक्शन ओनली व्हेन एक्टिवेटेड। जनरली जो प्लेटलेट हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी ये एक्टिव होती हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का बनना या बनाना, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, द प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम करती हैं। अब ये क्या है, ये हम भी आगे जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर देखेंगे उसमें समझेंगे। तो उसको एक्टिव करने का ये काम करते हैं। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसका काम क्या है, दिस सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू करने में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम होता है। सेकेंड रोल क्या है, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन, क्लॉट बनाना और बाद में क्लॉट को डिसॉल्व करना, हटाना, ये काम भी प्लेटलेट का होता है। इन ब्लड क्लॉट, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स आर इंट्रैप्टेड इन बिटवीन द फिब्रिन थ्रेड्स। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो एक फिब्रिन नाम से एक एलिमेंट होता है, ये धागे टाइप, जैसे रेशे रेशे रहते हैं ना, कोई कपड़े को आप देखोगे जब वो सिलता है या उसको जूम करके देखोगे तो बीच में बहुत सारे धागे क्रॉस सेक्शन में दिखते हैं आपको, अरेंज्ड एकदम। तो फिब्रिन वैसे ही धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स जो है ब्लड हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाते हैं। वो भी आप आगे एक डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको। तो इन ब्लड क्लॉट द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट आर इंट्रैप्टेड इन द फिब्रिन थ्रेड। तो जो थ्रेड्स होते हैं उसमें ब्लड सेल्स और प्लेटलेट फंस जाती हैं। जैसे वो देख सकते हो आप, एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ जैसे चाय की छन्नी रहती है तो क्रॉस सेक्शन में बनी हुई रहती है, तो जो चाय की पत्ती रहती है वो या अदरक है ऊपर ही रह जाती है, चाय बाहर निकल जाती है। तो समझ लीजिए ठीक वैसे ही बारीक बारीक एकदम थ्रेड बहुत पास, तो उससे जो भी ब्लड है, ब्लड सेल्स है या ब्लड के जो भी कंटेंट है वो बाहर नहीं जा पाते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नेमली एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट के जो साइटोप्लाज्म में 3 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, इनके नाम है एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है क्लॉट रिट्रैक्शन यानी कि क्लॉट को हटाने के लिए या क्लॉट को हटाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लॉट बनाने का काम भी है, क्लॉट रिट्रैक्ट करने का काम भी प्लेटलेट्स के थ्रू होता है। थर्ड रोल, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जैसे कभी कुछ चोट लगती है, इंजरी हुई, ब्लीडिंग होता है। अगर कम अमाउंट में ब्लड निकल रहा है तो हम ब्लीडिंग बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो उसको हम हेमरेज बोलते हैं। तो रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, अब ये जो ब्लड लॉस को रोकने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमो ब्लड स्टैसिस मतलब समझ लीजिए रुकना, स्टेबल करना। तो हीमोस्टैसिस, प्लेटलेट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टैसिस बाय 3 वे। 3 तरीके से हीमोस्टैसिस ये करता है। कैसे? प्लेटलेट सीक्रेट 5-HT विच कॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी आप देखेंगे आगे। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाने का काम करता है। दूसरा, ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी, एडेसिव प्रॉपर्टी समझ लीजिए जैसे चिपचिपापन रहता है। अब कोई लिक्विड गम अगर आपके पास है, जैसे पहले गोंद आती थी ब्लू कलर के डिब्बे में, तो अगर लिक्विड, अभी आजकल तो फेविस्टिक वगैरह आ गई है, तो एक लिक्विड गम है, उस एक आप अगर कुछ भी कार्डबोर्ड लेते हैं, प्लेट लेते हैं, कार्डबोर्ड पे आपने पानी डाला तो पानी बह के नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे। लेकिन आप वहाँ पर शहद डालेंगे, शहद थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन अगर आप गोंद डाल देंगे तो वो और स्लो नीचे आएगा, वो हो सकता है वहीं पे जम जाए। ये होता है एडेसिव, चिपचिपापन। तो ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी द प्लेटलेट कैन सील द डैमेज इन ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज।
प्लेटलेट्स इनमें एडेसिव यानी कि चिपचिपापन या चिपकने वाली जो क्वालिटी है वो होती है। प्लेटलेट कैन सील द डैमेज इन ब्लड वेसल लाइक कैपिलरी, तो कैपिलरीज में अगर डैमेज होता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो उसको ये सील कर देंगे, पैक कर देंगे। जैसे एम सील वगैरह आता है, कुछ भी आता है ना, पाइप में से अगर पानी लीक हो रहा है तो हम उसको लगा देते हैं तो पानी बाहर लीक होना बंद हो जाता है। तो ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट की, एडेसिव प्रॉपर्टी, चिपकने वाली। तो ब्लड वेसल्स में अगर डैमेज हुआ है तो उसको ये सील कर देंगे, पैक कर देंगे, और ब्लड फिर अंदर ही अंदर फ्लो होता रहेगा। बाय फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी प्लग ऑल्सो प्लेटलेट सील द डैमेज इन ब्लड वेसल्स। अभी आप देखेंगे एक प्लग फॉर्मेशन होता है। प्लग फॉर्मेशन वही ब्लड को बाहर नहीं जाने देना, प्लग बना देते हैं तो अंदर से ब्लड बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, तो उसको फॉर्मेशन ऑफ प्लग बोलते हैं। अभी आगे आप उसको देखेंगे डिटेल में। तो इन 3 तरीके से प्लेटलेट हीमोस्टेसिस में हेल्प करती है। रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल, द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट से P, डिराइव्ड से D, ग्रोथ से G और फैक्टर से F। PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, formed in cytoplasm of platelet, is useful for repair of endothelium and other structure of ruptured blood vessels। प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट से निकलने वाला ग्रोथ फैक्टर एक कंटेंट होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर रिपेयर ऑफ एंडोथीलियम एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है या जो अदर स्ट्रक्चर जो कि डैमेज हुआ है, रप्चर हुआ है, रप्चर मतलब फूट जाना, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये रप्चर्ड ब्लड वेसल को रिपेयर करेगा। नेक्स्ट है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है? क्लम्पिंग, इकट्ठा कर देना, एक जगह पे एकत्रित कर देना, क्योंकि अब ये थोड़ा सा एडेसिव होता है प्लेटलेट, तो कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसको चिपका के इकट्ठा करके एक जगह पे ढेर बना लेता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन प्लेटलेट encircle the foreign bodies and kill them by the process of phagocytosis। तो कोई भी फॉरेन बॉडीज़ है उनको ये कवर कर लेता है, एक साथ कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है या चिपका लेता है। प्लेटलेट encircle the foreign bodies and kill them by the process of phagocytosis। तो उनको इकट्ठा करने के बाद phagocytosis प्रोसेस के थ्रू उन फॉरेन बॉडीज़ को ये किल कर देता है, मार देता है। तो इस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करेगा। फंक्शन के बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की या फॉर्मेशन की या प्रोडक्शन की, कि प्लेटलेट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ से होता है। प्लेटलेट आर फॉर्म्ड इन फ्रॉम बोन मैरो, प्लेटलेट्स बोन मैरो से बनती हैं। द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, उन स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम जनरेट होता है। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम है ये डेवलप होता है मेगा कैरियोसाइट्स के रूप में। अब मेगा कैरियोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उससे बनता है स्यूडोपोडियम। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगा कैरियोसाइट फॉर्म स्यूडोपोडियम। अ पोर्शन ऑफ स्यूडोपोडियम इज डिटैच्ड टू फॉर्म प्लेटलेट। अब जो स्यूडोपोडियम है उससे एक पोर्शन, एक भाग अलग होता है और प्लेटलेट बनाता है, और यही जो भाग अलग होकर प्लेटलेट बना रहा है ये फिर हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर कर जाता है। तो इस प्रोसेस से या इस तरीके से प्लेटलेट का डेवलपमेंट होता है। प्लेटलेट के प्रोडक्शन को ट्रिगर कौन करता है, कौन पुश करता है? तो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड थ्रोम्बोपोएटिन। दो चीज़ें हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोपोएटिन, ये प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आर सिक्रेटेड बाय मोनोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ये मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट से आता है। थ्रोम्बोपोएटिन ये जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसा कि एरिथ्रोपोएटिन होता है ठीक वैसे थ्रोम्बोपोएटिन है जो कि प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय लीवर एंड किडनी। तो जो थ्रोम्बोपोएटिन है वो लीवर और किडनी से सिक्रेट होता है। तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोपोएटिन ये प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ प्लेटलेट। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 10 days, इट वेरीज बिटवीन 8 and 11 days। तो जो प्लेटलेट की लाइफ है वो लगभग 10 दिन होती है और 8 से 11 दिन के बीच की जो रेंज है ये इनकी लाइफ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये MCQ में भी आता है, वाइवा में पूछते हैं। प्लेटलेट आर डिस्ट्रॉयड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इन स्प्लीन। तो स्प्लीन में जो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है यानी कि जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको खाने का, हटाने का सिस्टम होता है,
वहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। जब प्लेटलेट की एज हो जाती है, जैसे 11 दिन, 10 दिन, 11 दिन हो गया, इनकी एज पूरी हो गई, तब ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होंगे। सो स्प्लीनोमेगैली एक कंडीशन होती है जिसमें स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है। मेगैली मतलब होता है बड़ा होना साइज़ में। सो स्प्लीनोमेगैली जिसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट, एंड स्प्लीनेक्टमी रिमूवल ऑफ स्प्लीन इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट। अगर स्प्लीनोमेगैली है एक कंडीशन, स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। लेकिन अगर स्प्लीनेक्टमी है, जब एक्टमी मतलब होता है रिमूव कर देना, तो स्प्लीन अगर रिमूव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, बॉडी में ही सर्कुलेट हो रही है, इस वजह से इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, खून का थक्का जमना। व्हेन ब्लड इज शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर, इट लूज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास आफ्टर फ्यू मिनट्स। जब हमको कुछ इंजरी होती है, चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, या हम ब्लड को एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। अब ये जो कंटेनर की बात हो रही है, ये सैंपल कलेक्टिंग ट्यूब की बात नहीं हो रही है जिसमें आप पेशेंट का ब्लड लेते हैं। ये नॉर्मल कंटेनर में अगर हम ब्लड लेते हैं, इट्स लूज इट्स फ्लूइडिटी या लिक्विडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो जब हम कंटेनर में ब्लड लेते हैं या ब्लड बाहर निकलता है, तो थोड़े ही समय बाद, कुछ मिनट के बाद ही इसकी फ्लूइडिटी या इसकी लिक्विडिटी या इसकी जो तरलता है वो चली जाती है और ब्लड एक जेली लाइक मास में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। मतलब जो लिक्विडिटी थी, जो तरल रूप में था ब्लड, लिक्विड रूप में था, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, जेल टाइप बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। द क्लॉट इज़ मैस ऑफ थिन फिब्रिल्स। जो क्लॉट बनता है उसमें बहुत पतले पतले फिब्रिल्स होते हैं। ये फिब्रिल हैं, दीज फिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन। ये जो फिब्रिल्स हैं ये फिब्रिन से बनते हैं। द फिब्रिन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, और जो फिब्रिन है वो बनता है फिब्रिनोजन से। तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, फिब्रिन से फिब्रिल्स बनेंगे जो कि क्लॉटिंग करने का काम करते हैं या एक जाल टाइप बना लेते हैं। अब इसमें बात करेंगे अलग अलग चीज़ों की, जिसमें है ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम या प्रोथ्रोम्बिंग टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम की, यानी कि ब्लड कितनी देर तक बहता है, ब्लीडिंग कितनी देर तक होती है। दिस इज़ अ टाइम इंटरवल फ्रॉम ओजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर अ कट और इंजरी टिल अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ये टाइम इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक का। ब्लड बाहर आया जब भी इंजरी हुई या चोट लगी, और खून बहना कब बंद हो गया, ब्लीडिंग कब बंद हो गई, ब्लीडिंग शुरू हुई और ब्लीडिंग बंद हुई, ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम इज़ 3 to 6 मिनट। इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन परप्यूरा। परप्यूरा कंडीशन होती है जिसमें इसका टाइम जो है बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम 3 से 6 मिनट का होता है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग टाइम। द टाइम इंटरवल फ्रॉम ओजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर अ कट और इंजुरी टिल द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम। तो चोट लगने के बाद जो खून बहना शुरू होता है, खून बहना शुरू होने से थक्का बनने तक का टाइम क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। ब्लीडिंग टाइम कितना था, 3 से 6 मिनट। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम इज़ 3 to 8 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद जो है वो 2 मिनट का 6 मिनट के बाद का जो 2 मिनट समय होता है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम इज़ 3 to 8 मिनट, क्योंकि 6 मिनट तक तो ब्लीडिंग हुई, 6 मिनट के बाद 8 मिनट, ये जो 2 मिनट का टाइम इंटरवल है इसमें क्लॉटिंग हो जाती है। तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो 3 से 8 मिनट का है। इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक कंडीशन है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्लॉटिंग काफ़ी लेट होती है, तो हीमोफीलिया कंडीशन में ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये एक टेस्ट होता है। ब्लड इज कलेक्टेड, प्रोथ्रोम्बिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, दस द ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड। जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होता है, इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। देन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विद द कैल्शियम इज एडेड टू द ब्लड एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड क्लॉटिंग अगर। फिर हम क्या करते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम को ब्लड में ऐड करते हैं। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं इस प्रोसीजर में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द टाइम टेकन बाय ब्लड क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ब्लड में जब हम
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलाते हैं और जब क्लॉटिंग हो जाती है, इस बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एक टेस्ट करते हैं हम अलग अलग कंडीशन में, जैसे हीमोफीलिया का मैंने आपको बताया था, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, लेट होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडिकेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट से हम पता लगा पाते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन कितना प्रेजेंट है ब्लड में। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज अबाउट 12 सेकेंड। द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन द डिफिशियंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर फैक्टर लाइक फैक्टर 1, 5, 7 एंड 10। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो सकता है कुछ कंडीशन में। कौन कौन सी कंडीशन में? अगर डेफिशिएंसी प्रोथ्रोम्बिन की या जो अदर फैक्टर हैं उनकी, फैक्टर 1, 5, 7 और 10। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हल्की सी डिटेल दे देता हूँ पहले, अभी बाद में तो बताऊँगा ही। खैर, जैसे हमने क्रेनियल नर्व देखी थी, तो क्रेनियल नर्व के एक पर्टिकुलर नाम थे, क्रेनियल नर्व 1, 2, 3, 4। तो उनके भाई वेगस नर्व कौन सी है, ट्राइजेमाइनल नर्व कौन सी है, तो उनका पर्टिकुलर एक नंबर दिया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 करके हैं, जिनसे हमको समझ में आता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस कंटेंट की बात हो रही है। तो उनको अलग अलग नंबर दिए गए हैं फैक्टर के नाम से, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके। अब बात करते हैं हीमोस्टैसिस के बारे में। हीमोस्टैसिस मतलब होता है अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग या स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकना, जब ब्लीडिंग रुक जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमो ब्लड स्टैसिस मतलब स्टॉप करना या रुकना। हीमोस्टैसिस की कुछ स्टेज हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन हीमोस्टैसिस। दिस अकर इन 3 स्टेज। जब भी ब्लड वेसल में इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो उस इंजरी की वजह से कुछ रिएक्शंस होती हैं, और समझ लीजिए सीरीज में होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चेन रिएक्शन टाइप का। तो द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन अ हीमोस्टैसिस। उस रिएक्शन की वजह से, या जो सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं इंजरी के बाद, उनकी वजह से हीमोस्टैसिस होता है, ब्लीडिंग रुकती है। दिस अकर इन 3 स्टेज, और 3 स्टेज में होता है। पहली वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, दूसरी है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, प्लग फॉर्मेशन के बारे में, और तीसरी है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो हीमोस्टैसिस की 3 स्टेज थी, हम एक डायग्राम के थ्रू पहले उनको समझ लेते हैं। डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी, और उसके बाद हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ऊपर देखिए नॉर्मल कंडीशन, वेसल इंजरी। अब वहाँ पे ऊपर इंजरी हुई है, प्लेटलेट अपनी जगह पे फ्लो कर रही हैं, कोई समस्या नहीं है। सेकंड में डायग्राम में देखिए वेस्कुलर स्पाज्म में जो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज हमने देखी थी, वो वाली स्टेज है। इसमें संकुचन हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, प्लेटलेट इंजरी वाली साइड पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। थर्ड जो डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। यहाँ पर फिब्रिन कलेक्ट हुआ है और जो प्लेटलेट है वो इंजरी वाली साइड पर पहुँच गई हैं। थर्ड स्टेज है द कोएगुलेशन, जो लास्ट डायग्राम है, ये थर्ड स्टेज है द कोएगुलेशन। इसमें क्या हुआ है, फिब्रिन फिलामेंट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, इन लोगों ने क्या करा, मिल के क्लॉट बना लिया। देखो उसमें कुछ धागे धागे टाइप के आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो अभी जूम करके दिखाएंगे बाद में आपको। तो एक थ्रेड टाइप, धागे टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और फिर ब्लड बाहर की तरफ नहीं जाता है और ब्लड बहना रुक गया। तो ये कंडीशन या जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। तो फर्स्ट स्टेज है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, इंजरी के तुरंत बाद, there is a constriction of blood vessels and this decrease the loss of blood from the damaged blood vessels। जैसे ही इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है। इसकी वजह से डैमेज्ड ब्लड वेसल से ब्लड लॉस कम हो जाता है। यूजुअली आर्टेरियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट। जनरली क्या होता है, जो आर्टेरियोल्स होते हैं, पतली या छोटी आर्टरीज होती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज़ प्योरली अ लोकल फिनोमिना। इसमें कोई मतलब नर्वस सिस्टम से ऊपर से आके कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। ये लोकल फिनोमिना में जहाँ पे इंजरी हुई है बस वहीं पर ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी की वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया। लोकल मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है सिर्फ वहीं पर। व्हेन द ब्लड वेसल आर कट, द एंडोथेलियम इज डैमेज्ड एंड द कोलेजन इज एक्सपोज्ड। द प्लेटलेट एडहेयर टू दिस कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड। जब भी ब्लड वेसल्स में कट लगता है, इंजरी होती है, एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है और कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। प्लेटलेट एडहेयर टू दिस कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड। तो जो प्लेटलेट्स है उस कोलेजन से जाके चिपक जाते हैं और एक्टिवेट होते हैं।
द एक्टिवेटेड प्लेटलेट सीक्रेट सेरोटोनिन एंड अदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस। तो एक्टिवेट हुई प्लेटलेट कोलेजन से मिलके, और ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट हैं ये सेरोटोनिन और जो कुछ और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस होते हैं जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, तो उनकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। When platelet adhere to the collagen of ruptured blood vessel, these platelets secrete ADP and thromboxane A2। रप्चर्ड ब्लड वेसल से निकलने वाले कोलेजन से प्लेटलेट अटैच हो जाती हैं। ये अटैच होने के बाद ये प्लेटलेट्स दो कंटेंट रिलीज करती हैं जिनको हम बोलते हैं ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। दीज टू सब्सटेंस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट एंड एक्टिवेट देम। तो पहले क्या हुआ, प्लेटलेट कोलेजन से अटैच हुई, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया। उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट ने दो सब्सटेंस रिलीज़ किए ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2। अब इसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये और ज़्यादा प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेंगे, बुलाएंगे, समझ लीजिए कॉल करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पर अटैच हो जाएंगी या आ जाएंगी और एक्टिवेट भी हो जाएंगी। सो मैनी प्लेटलेट एग्रीगेट एंड फॉर्म अ टेम्परेरी लूज प्लग विच क्लोज द वेसल एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस। तो आपको भी कभी कभी चोट लगती है तो आप ध्यान देते होंगे, तो पहले हल्की सी परत सी बन जाती है चोट लगने के बाद, हल्की परत झिल्ली सी, तो ब्लड बाहर नहीं आता है, और हम जरा सा भी उसको नाखून लगाते हैं तो फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वही प्लेटलेट प्लग होता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट यहाँ पे आ गई हैं। सो मोर प्लेटलेट एग्रीगेट एंड फॉर्म अ टेम्परेरी लूज प्लग। अब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट इकट्ठी हुई और उन्होंने एक टेम्परेरी लूज प्लग टाइप का बना लिया है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल क्लोज हो जाती है और ब्लड बाहर जाना या ब्लड लॉस होना रुक जाता है। थर्ड स्टेज है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी खून का थक्का जमना। तो पहले इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। पहले डायग्राम में देखिए ऊपर डैमेज्ड ब्लड वेसल, यहाँ पर प्लेटलेट दिख रही है आपको, RBC दिख रही है, रप्चर्ड ब्लड वेसल दिख रही है। सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे रिपेयर्ड वेसल वॉल, जो वेसल्स की वॉल है वो रिपेयर हो गई है। अभी जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है धागे धागे जैसा, ये क्या है, थ्रेड, धागे जैसा। फिब्रिन है दैट हेल्प टू बिल्ड द क्लॉट। तो फिब्रिन क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो चुका था इसके पहले, है ना। द फिब्रिन थ्रेड गेट अटैच्ड टू द लूज प्लेटलेट प्लग। जो प्लेटलेट प्लग बना हुआ था वहाँ ये फिब्रिन थ्रेड से, जो फिब्रिन के थ्रेड मतलब धागे, फिब्रिन के धागे हैं उससे अटैच हो जाते हैं, विच ब्लॉक द रप्चर्ड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कि रप्चर्ड पार्ट है ब्लड वेसल्स का उसको ब्लॉक कर देते हैं और ब्लड लॉस को रोक देते हैं पूरी तरीके से। फिर से देख लीजिए, हीमोस्टेसिस सबसे ऊपर इंजरी हुई है। सेकंड जो डायग्राम है वो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट स्टेज है, जिसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और प्लेटलेट पहुंच रही हैं साइट पर, इंजरी साइट पर। थर्ड डायग्राम यानी कि सेकंड स्टेज, जिसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो रहा है। फोर्थ डायग्राम यानी कि थर्ड स्टेज, जिसमें कम्प्लीटली कोएगुलेशन हो गया। जो फिब्रिन या जो फिब्रिन होता है, जो धागे जैसा होता है, उसने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लड बाहर नहीं जाएगा, क्लॉट बन चुका है। अब हम इस यूनिट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे आ गए हैं। जो मैं आपको बता रहा था, जैसे क्रेनियल नर्व होती है, उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 ऐसे है करके अलग अलग। ठीक वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म होता है, इसमें कुछ फैक्टर्स यूज़ होते हैं, एक्चुअली कुछ सब्सटेंस यूज़ होते हैं। उन सब्सटेंस को फैक्टर नंबर 1 2 3 4 5 करके दिया गया है। ये उनके नाम है, इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। फैक्टर 1 जैसे फिब्रिनोजन है, सेकंड जो है वो प्रोथ्रोम्बिन है, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, ऐसे करके फैक्टर नंबर 1 से 13 है, लेकिन बहुत टफ है इनको याद रखना, और उतना ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन के बारे में। पहले एक्सट्रिंसिक समझेंगे, फिर इंट्रिंसिक समझेंगे। थोड़ा सा टफ है इसको समझना और याद रखना। इट अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन है कुछ सीक्वेंस में होता है। पहले क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर 3 है, इनिशिएट दिस पाथवे। आफ्टर इंजरी डैमेज टिश्यू release tissue thromboplastin. The thromboplastin contain protein, phospholipid, glycoprotein which act as a proteolytic enzyme. तो जैसे ही इंजरी होती है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। अब इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या क्या है,
कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसके जैसे एक्ट करते हैं। द ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट फैक्टर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7। जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट फैक्टर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 7 के प्रेजेंस में। द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट विद द फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉस्फोलिपिड से और फैक्टर 5 से रिएक्ट करता है और मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। दिस रिएक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। इस रिएक्शन में कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर 5 इज एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन। जो फैक्टर 5 है वो थ्रोम्बिन उसको एक्टिवेट करता है विच फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन से बना हुआ है। दिस फैक्टर 5 नाउ एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड अदर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो फैक्टर 5 है ये प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉट की जो दूसरी प्रोसेस है उनको भी एक्सेलरेट करता है यानी कि बढ़ाता है। दिस इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ थ्रोम्बिन। अब है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation। मुझे मालूम है एक्सट्रिंसिक बहुत अच्छे से भी दिमाग में नहीं घुसा होगा, लेकिन उसको बार बार आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। Intrinsic pathway of coagulation following the is the sequence of during the injury blood vessel is ruptured, the endothelium is damaged and collagen beneath the endothelium is exposed। जो भी मैंने पहले भी पढ़ा था, जब भी ब्लड वेसल में इंजुरी होती है तो एंडोथीलियम डैमेज होती है और कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। फैक्टर 12 जिसको हम हैंगमैन फैक्टर बोलते हैं कम इन द कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन इट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 12। तो जो फैक्टर 12 है वो कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12। जो फैक्टर 12 है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और कोलेजन से कांटेक्ट होने के बाद ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट होता है। द एक्टिवेटेड फैक्टर 12 कन्वर्ट फैक्टर 11 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 11 इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन एंड प्रीकैलिकरिन। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है ये फैक्टर 11 जो इनएक्टिव में था उसको एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करेगा। Activated factor 11 activate the factor 9 in the presence of factor 4 जो कैल्शियम है। कैल्शियम के प्रेजेंट में फैक्टर 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को। एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेट फैक्टर 10। अब एक्टिवेटेड जो फैक्टर 9 है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम। When platelet come in the contact with the collagen of damaged blood vessel, it release phospholipid। अब जो प्लेटलेट हैं रप्चर्ड ब्लड वेसल का जो कोलेजन है उसके कॉन्टैक्ट में जब प्लेटलेट्स आती हैं तो ये फॉस्फोलिपिड रिलीज करती हैं। नाउ एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो भी हमने देखा था पेज रिएक्ट विद द प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर 5 टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस नीड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है जो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखा था रिएक्ट करता है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड से और फैक्टर 5 से और मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। इसके लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। फैक्टर 5 इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। तो एक कन्फ्यूजिंग इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो फैक्टर्स उसमें अलग अलग हैं और इनएक्टिव है फिर वो ये एक्टिव हो रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता ही है। तो ये हमने आज WBC प्लेटलेट क्लॉटिंग मैकेनिज्म और हीमोस्टेसिस जिसमें हमने रोल ऑफ वैसो कंस्ट्रक्शन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कोएगुलेशन फैक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन समझ लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्लास में हम जो 2 पॉइंट है ब्लड ग्रुप और उसके टाइप फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इसको भी समझ लेंगे और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। एक और सिलेबस देख लेते हैं ईयर वाइज।